नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें आप। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि कौन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो आपको पता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कंप्यूटर है। तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाए जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। और डेटा आपको पता है रो फैक्ट आर नोन एज डेटा, ठीक है, आंकड़े और तथ्य को हम डेटा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में जो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को जाना जाता है किसके माध्यम से। तो आपको पता होगा बैंडविड्थ के माध्यम से। अब बैंडविड्थ बहुत लोग को पता नहीं होगा तो बैंडविड्थ के बारे में बता देते हैं। बैंडविड्थ एक ऐसा टर्म्स होता है जो इंटरनेट स्पीड और डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी को नापता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका नेटवर्क या फिर इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डेटा तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि डेटा ट्रांसफ़र करने या फिर डेटा की कनेक्शन जो कनेक्टिविटी उसकी स्पीड मापने की जो काम करता है वो बैंडविड्थ ही करता है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है। ये एक कंप्यूटर कोड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, काफ़ी आसान है, जिसको हम कंप्यूटर कोड भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया है कि नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए। तो ये कार्ड कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन भी अगर आप समझ लेते हैं तो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले लिखा है IMEI नंबर, यानी कि IMEI इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि मोबाइल के अंदर एक 16 डिजिट्स का यूनिक कोड होता है जिससे मोबाइल को ट्रेस किया जाता है विद हेल्प ऑफ GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और IMEI नंबर की मदद से, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इससे नेटवर्क कार्ड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे PCI लिखा हुआ है। PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। इससे भी आपको नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो लिखा हुआ है NIC, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि कंप्यूटर में नेटवर्क मौजूद होता है। और TDI का मतलब पता है कि ट्रांसपोर्ट ड्राइवर इंटरफेस होता है। ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट है जो नेटवर्क ड्राइवर को कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका NIC, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वें नंबर पे बोल रहा है कि आप कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं यद्यपि आप एक प्रोग्रामर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट करके कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित करता है। तो अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में ही कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। तो डेटा को जो सूचना में संसाधित करता है वो क्या है, कंप्यूटर है। तो डेटा यहाँ पे छूट रहा है, तो डेटा कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है। तो डेटा के अंदर नंबर, अल्फ़ाबेट, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डाटा होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ। तो 7वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि जब भी आप कोई भी पासवर्ड डालते हैं, कहीं पे भी कोई भी ID लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको एक कोड दिख रहा होता है, यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टर दिखता है जो कि कुछ स्टार इस तरीके से दिख रहा होता है जब आप पासवर्ड फिल करते हैं। तो ये क्या है, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसको हम सिफर कहते हैं। तो ये एक सिफर टेक्स्ट होता है और इससे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सिफर टेक्स्ट होगा। तो ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ही है। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, या फिर कह सकते हैं फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी अगर आप फाइल रखते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर तो उसका एक नाम देते हैं, या पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी फाइल हमारे पास है, जैसे हमारे पास PDF फाइल ही है,
तो हम अपना नाम लेके या फिर फाइल का जो भी नाम देना होगा फाइल का नाम देते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक अगर PDF फाइल है तो .pdf, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल है तो .docx, इस तरीके से बन जाता है। तो जो डॉट के बाद इस तरीके से ये मिलता है, इसको ही हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। और इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। ये फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करता है कि फाइल किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो फाइल एक्सटेंशन होता है आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, यानी कि फाइल को आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में यहाँ पे ऑप्शन है कि कोसेंट का फॉर्मूला दिया है 509.8 का अगर हम 7 से डिवाइड करें कोसेंट में, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर 7 बार में करेंगे तो 49 आएगा, 1 बचेगा 19 होगा, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 2, यानी कि 72 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये आंसर जो लिखा गया है ये गलत है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये आंसर जो है पूरी तरीके से गलत है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 72, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये आपका 70 गलत है। तो इसको हम यहाँ से अनबोल्ड कर देते हैं। इसका राइट आंसर 72 होगा। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 509.8 में भाग दीजिए 7 से, जो भी आपका भागफल आता है वही उसका रिजल्ट होता है, दशमलव में करके भाग नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, बाकी रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें पूछ रहा है कि जिसमें मेनू स्पेलिंग कमांड दिखाई जाती है वो टूल्स होता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि वेब फाइल का एक्सटेंशन क्या है। अब वेब फाइल आपको पता है कि जो भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन .html होता है। अब HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो जो भी आप वेब पेजेस बनाते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है .html से ही करके होता है। अगर HTML नहीं होगा तो वेब पेज वर्क नहीं करेगा या फिर वेब पेज नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे एक फुल फॉर्म दिया है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक नियम होता है वेब पेजेस का, उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे HTML या फिर वेब पेजेस को, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, जिसको हम HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में पूछ रहा है कि ट्रिपवेयर फाइल सिस्टम की विशेषता क्या होती है। तो इसकी विशेषता यही होती है कि जो फाइल सिस्टम होता है उसको निगरानी करना, आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बाकी इसकी निगरानी या फिर केयर करने के लिए ट्रिप फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर कोड है। अभी मैंने डिस्कस किया था कंप्यूटर कोड की, तो कंप्यूटर कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि EBCDIC ये कंप्यूटर कोड है। बाकी जो आपको EPROM, जिसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ये आपका एक इंटरनल मेमोरी होता है। और यहाँ पे जावा एक लैंग्वेज होता है। बाकी आपका एक कंप्यूटर कोड है। रैम आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलेटाइल मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका एक रेफरेंस वीडियो बता दिया जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो रैम होता है ये भी आपका इंटरनल मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ये परिवर्तनशील मेमोरी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 14 नंबर दिया है कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से स्वयं हो जाएगा, क्या होता है, शो अ कंटेंट सेंसिटिव मेनू, ठीक है। तो एक कंटेस्ट सेंसिटिव मेनू ओपन होता है, जिसमें आप रिफ्रेश न्यू फोल्डर बनाने के लिए इस तरीके का ऑप्शन आता है, जो कि आपको पता होगा कि अगर आप डेस्कटॉप पे या फिर माउस से राइट क्लिक करते हैं तो एक मेनू आता है, एक डायलर पैड आता है, उसी को हम शो अ कंटेंट सेंसिटिव मेनू कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नीचे आएंगे, पूछ रहा है कि OSS का फुल फॉर्म क्या होता है। OSS का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको OSS बोलते हैं। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको हम प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज सोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OSS। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अनलिमिटेड पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस में अनलिमिटेड पंक्तियाँ नहीं जोड़ सकते, यानी कि रो नहीं जोड़ सकते, इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही जोड़ सकते हैं, बाकी उसके आगे कोई भी पंक्ति नहीं जोड़ी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है कि जब एक सेल के अंदर संख्याएं टाइप की जाती है तो डिफ़ॉल्ट संरेखण का मतलब होता है अलाइनमेंट। संरेखण क्या होता है,
अब यहाँ पे अलाइनमेंट संख्या टाइप करना और एक वर्ड टाइप करना। अगर आप A to Z कोई भी वर्ड या फिर हिंदी में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है एक्सेल के अंदर या फिर कैल्क के अंदर राइट साइड में होती है। पर अगर आप कोई नंबर टाइप करते हैं जैसे 8 0 to 9 या फिर कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो राइट अलाइंड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। राइट में जो होता है वो संख्याएँ होती है, जो शब्द होता है वो लेफ्ट होता है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन जो है ULSI किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था, जिसको हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, जो कि 5th जनरेशन में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में किया गया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, फोर्थ में किसका इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में AI या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कुछ वेबसाइट जो मित्रों संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। जैसे आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, एक्स के थ्रू आप अपने साथियों से या फिर संबंधियों से कनेक्ट हो पाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बाकी नेट बैंकिंग आपको पता है कि नेट बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से आप अपने अकाउंट का पैसा किसी अदर बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं दी जाती है नेट बैंकिंग के थ्रू, जिसमें आपको बैंक विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है ई-कॉमर्स, इसके बारे में भी समझ लीजिए। ऐसा एप्लीकेशन या फिर ऐसा वेबसाइट जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए, व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस होते हैं। सर्च इंजन आपको पता है कि सर्च इंजन एक ऐसा यहाँ पे सर्च इंजन का काम ये होता है कि आपकी कोई भी सामग्री अगर इंटरनेट से खोजना है तो आप सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गूगल का इस्तेमाल करना, विंग का इस्तेमाल करना, याहू का इस्तेमाल करना, वैदू का इस्तेमाल करना, जो कि चाइना में वैदू चलता है, तो वो चीज़ होता है। तो सर्च इंजन सर्च करने के लिए होता है, कोई भी चीज़ अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ई-कॉमर्स एक ऐसा एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट होता है जो कि कमर्शियल यूज के लिए होता है। बाकी नेट बैंकिंग आपसे बैंक से संबंधित होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट आपके पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने मित्रों संबंधियों से नेटवर्क बनाए रखने के लिए ये होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आपका होता है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वें नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूत्र में या फिर सेल एड्रेस में ए और यहाँ पे डॉलर साइन करके 4 का अर्थ क्या है। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होता है, मिक्स सेल रेफरेंस इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये पूछ रहा है कि विच कंट्रोल द मोमेंटम ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट, यानी कि जो इनपुट आउटपुट के बीच जो सिग्नल की गति है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच, यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट और आउटपुट के बीच जो सिग्नल की गति है, मोमेंटम है, उसको कंट्रोल कौन करता है। तो आपको पता होगा कि CPU के अंदर एक लगा होता है ACU, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। वही इन गति को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम जिसका होता है, जिसको हम CU बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये पूछ रहा है कि आज का एंटीवायरस वायरस की पहचान कैसे करता है। तो जैसे मान लीजिए आज की जो एंटीवायरस है उस पहचान इस तरीके से करेगा, जो पहले से ज्ञात पैटर्न होंगे पहले उनको पहचान कर लेगा। अगर जो अज्ञात होंगे या फिर कोई अननोन या फिर अनसेफ वेबसाइट या फिर लिंक या फिर कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर पड़े हैं, फाइलें पड़ी हैं, उनको डिलीट कर देता है। पहले ज्ञात कर लेगा कि कौन सा इसमें सही है, उसके बाद जो अनसेफ होंगे उसको पूरी तरीके से पहचानेगा और डिलीट कर देगा। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा पहले ज्ञात पैटर्न को पहचानने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो यहाँ पे जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आप एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर एक अलग चार्ट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जैसे अगर सीट का कलेक्शन है, यानी कि वर्कशीट का पूरी कलेक्शन है, जैसे सीट नंबर 1 2 3, जैसे आप एक्सेल या फिर कह लीजिए कैल्क में देखते हैं, अगर उन सीट के कलेक्शन की बात करें तो उनको कहते हैं वर्कबुक। और जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उसको कहते हैं वर्कशीट। अगर वर्कशीट के अंदर एक अलग चार्ट बना रहे हैं, किसी अलग सीट पे चार्ट बना रहे हैं और चार्ट जो बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको चार्ट शीट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं उन्हें क्या करते हैं, चार्ट शीट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है सोचने
तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता कहलाती है? सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता क्या कहलाती है? तो आपको पता होगा कि सोचने, तर्क करने और सीखने की जो सक्षम कंप्यूटर बनाई गई है या फिर कहला रही है इस समय, उसको हम कहते हैं एआई, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि मशीन को बुद्धिमान बनाने का काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन होगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे ये पता चले कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 25 नंबर की बात करते हैं। ये बोल रहे हैं कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, जैसे फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या फिर ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, तो इनमें आईडी बनाते समय आपको एक सत्यापन ज़रूर कर लेना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे अगर आपकी आईडी किसी के पास है, पासवर्ड भी किसी के पास है, तो बिना दूसरे यानी कि ओटीपी का या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिस भी तरीके से आप लगा रहे हैं, उसके बिना वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो उसी को हम कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। पासवर्ड डालने के बाद आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं रेटिना स्कैन। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेटिना स्कैन करने के लिए बेसिकली एक स्पेशल एक डिवाइस होना चाहिए, और उस डिवाइस को कैरी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए रेटिना स्कैन को यहाँ पे खाता वैध या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर नहीं लाया गया, ताकि आप लॉगिन करने के लिए इस डिवाइस की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। दूसरा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर डिवाइस की आवश्यकता होती है, इसलिए सत्यापन की कैटेगरी में इसको भी नहीं रखा गया है। हमारा जो सी नंबर पे है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसको हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, जो कि किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव कर लेते हैं तो आपके अकाउंट को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है जब तक आप अथराइज नहीं करते हैं। तो आप अपने व्हाट्सअप के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा लेते हैं, तो जब भी कोई आपके नंबर से व्हाट्सअप लॉगिन करता है, अगर उसको ओटीपी भी मिल जाता है तो आपके व्हाट्सअप को वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आपका फेसबुक है, एक्स है, ट्विटर है, इस सभी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन दे दिया गया है। साथ में ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी जिसको कहते हैं, उसमें भी आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रक्रिया दे दी गई है, जिससे अगर आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी भी पता है तो कोई दूसरा लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक आप अथराइज नहीं करेंगे। तो चलिए आज के इस क्वेश्चंस के अंदर बस इतना ही। यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है, जो कि नीचे है। IMEI नंबर का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है, UPI की फुल फॉर्म बताना है, MICR का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।